तो हमारा जो ये पहला चैप्टर है आज ना, अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है 12th का, उसमें पहला पॉइंट हम लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे इसमें। तो क्या है उसमें, भूमिका। आप जब एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो ये सारा कुछ मिलेगा इसी हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो इसी के नाम में इसकी परिभाषा है। स्थिर का मतलब तो समझते हो, जो गतिशील ना हो, है ना। और वैद्युतिकी का मतलब आवेश से है, आवेश को विद्युत भी बोला जाता है ना। तो हम स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़ेंगे, स्थिर आवेशों द्वारा जो बल उत्पन्न होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो फिजिक्स की इस शाखा को हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहला गया, है ना। माने जैसे बहुत सारी शाखाएं होती हैं, यांत्रिकी होती है तो उसमें हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी होती है तो हम उसमें ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से ये हमारा जो टॉपिक है ये है स्थिर वैद्युतिकी। तो इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, स्थिर आवेशों से जो बल उत्पन्न होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस शाखा को हम क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, अब यहाँ पर स्थिर आवेश से मतलब क्या है। स्थिर आवेश से मतलब है जो परिवर्तित ना हो और गतिमय ना हो। जैसे मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाऊं, न हिलूं न डुलूं न बात करूं न कुछ, तो मैं क्या हो गया, स्थिर हो गया। ठीक है, या फिर मैं परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं, स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेश समझ में आ गया, क्या होंगे, गति नहीं करेंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, स्थिर वैद्युत की समझ में आया। उसमें क्या होगा, स्थिर आवेशों के हम बलों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये जो विद्युत रोधी पृष्ठ होते हैं, उसमें जो विद्युत आवेश होते हैं उसकी पृष्ठ पर ही इकट्ठा हो जाते हैं रगड़ के कारण। जैसे मान लो इसको मैं घिसना चालू करूं, तो ये जो है ये प्लास्टिक है, ये क्या है, विद्युत रोधी है। प्लास्टिक है तो क्या है, विद्युत रोधी, इसमें करंट नहीं आएगा, है ना। जब करंट नहीं आएगा तो जो भी आवेश इसको दोगे उसके पृष्ठ पर रहेगा, उसकी सतह पर रहेगा। जैसे मान के चलो कि बाल्टी में पानी भरा है और उस पानी में आप जो है तेल डाल दो, तो तेल कहाँ रहेगा यार, कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा, सतह पर रहेगा। ऐसे इसको आवेश दोगे तो कहाँ पर रहेगा, सतह पर रहेगा। तो यहाँ पर जो विद्युत रोधी होते हैं, आवेश उस पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। कभी छोटे में कोई प्रैक्टिकल किए हो कि यार ये कंघा ले लिए या पेन ले लिए, उसको बाल में घिसते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़े के कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, वो आकर्षित होगा। ठीक है, इस तरह के वीडियो मेरे जो है यूट्यूब चैनल में एक्सपेरिमेंट वाले उसमें प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो विद्युत रोधी पर जो भी आवेश देंगे वो आवेश उसके पृष्ठ पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आवेश का विसर्जन क्या है यार। तो विसर्जन का तो समझते हो, आपके यहाँ बहुत सारे त्योहार होते हैं, है ना। तो दुर्गा जी का विसर्जन कराते हो, बहुत दिन बैठाए, फिर जब उनका टाइम आया तो भाई अब घर में टाइम नहीं है, जाओ तुम, है ना, उनको क्या कर देते हो, विसर्जित कर देते हो। ठीक है, तो विसर्जित करने का मतलब है किसी चीज का निकलना। तो यहाँ भी जब आवेश इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए, अब इकट्ठा होते होते क्या हो गया यार, बहुत सारे हो जाएंगे, जगह न बचेगा। जब जगह न बचेगा तो क्या हो जाएगा, फूट पड़ेगा यार, अब भाग जाएगा वहां से। जैसे गुब्बारा को है, अब उसको आप फुलाए जा रहे हो, फुलाए जा रहे हो, कितनी हवा भरेगी यार, जितनी उसकी क्षमता होगी। और जब क्षमता से बाहर कर दोगे तो क्या होगा, है ना, उसकी परत टूट जाएगी और वो हवा बाहर हो जाएगी। इसी तरह से जब आवेश इकट्ठा हो जाते हैं तो वायु रोधन टूट जाता है, आसपास की हवा का जो रोधन है ना, वो जो रुकावट है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो आवेश वहां से निकल जाते हैं, मतलब आवेश का क्या हो गया, विसर्जन हो गया। तो आवेश विसर्जन समझ में आया कि जब बहुत अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, तो वायु रोधन क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो आवेश विसर्जित होते हैं। और जब आवेश विसर्जित होते हैं तो ध्वनि निकालते हैं और चिंगारी भी निकालते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। ये चित्र देख सकते हो, है ना। चित्र भला किसका है, समझाओ तो, किसका होगा ये चित्र। बिजली चमकती है ना। तो ये क्यों चमकती है, क्या होता है,
कौन करंट वहां पहुंचाता है? कौन सा फैक्ट्री लगा है कि वहां पर यहां से करंट दे दिया, भैया तुम ले ले करंट, फिर हम तुमको वापस कर देंगे? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो होता क्या है, देखो जब यहाँ से वाष्पीकरण होता है, जो पानी है ना, हवा में है ना पानी थोड़ी बहुत, तो ये ऊपर चला जाता है। जब बहुत ऊपर जाता है ना तो वहाँ का ताप कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो जो वाष्प है वो क्या बन जाएगी? पानी, है ना। वो वाष्प धीरे धीरे इकट्ठा होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये बादल बन गया, है ना। तो बादल एक तरह का वाष्प है, पानी का एक समूह है ना। जब वो ज़्यादा ऊंचा चला जाता है तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं ना, वो चीज़ें ठंडी होती जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ यार मेरे अमरकंटक में बर्फ़ तो नहीं जमती है पर हिमालय में जमती है, वजह क्या है यार? वजह ये है कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है वो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वो जो हिमालय है वो लगभग 8,848 मीटर है, मतलब लगभग 9 किलोमीटर है। क्यों हो गया वहाँ बर्फ, क्यों जमा है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है? कम होता है, घटता है, तो पानी क्या हो गया? बर्फ बन गया। इसी तरह से जब यहाँ से वाष्प ऊपर जाती है तो क्या होती है? ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो वाष्प इकट्ठा होगी, पानी बनेगी। बहुत ऊपर चलेगी तो बर्फ बनेगी, तो ओला भी गिरता है, पानी भी गिरता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब यहाँ से वाष्प जाएगी तो आपस में रगड़ते हुए जाती है। बहुत सारी वाष्प, एक तो नहीं है ना, बहुत सारी वाष्प होगी, करोड़ों की संख्या में होंगी, आपस में क्या होती हैं? रगड़ती हैं। और जब रगड़ होंगी तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? आवेश। जैसे मैं बोल रहा था कि यार एक पेन को आप ऐसे रगड़ो और एक छोटे टुकड़े के पास या कागज, वो घास फूस के पास ले जाओगे तो क्या होगा? चिपकेगा। तो रगड़ने से इसमें क्या आ गया? आवेश। इसी तरह से वाष्प के रगड़ने से क्या आता है? आवेश आता है, ठीक है। और जब वो आवेश बहुत सारा हो गया तो आवेश अब बहुत सारा हो गया, उसके अंदर समाएगा नहीं, तब क्या होगा? आवेश का विसर्जन होगा, ठीक है। तो वहां से क्या गिरता है यार? जब बादल टकराते हैं, जब पानी बरसता है तो बिजली गिरती है ना, गाज जिसको बोलते हो, तो वो उसमें गिरता क्या है? उसके भीतर क्या गिरता है? कुछ सामान गिरता है? नहीं, आदमी पकड़ के रख ले यार, अच्छा मटेरियल है वहां से निकल रहा है, कुछ सामान तो नहीं गिरता। गिरता क्या है? उसके अंदर क्या हो जाते हैं? आवेश। आवेश गिरते हैं, आवेशों का क्या होता है? विसर्जन। वो आवेश कहाँ आते हैं? बादल से कहाँ आते हैं? धरती में, ठीक है। तो जब बहुत मात्रा में आवेश हो जाते हैं तो वायुरोधन टूट जाता है और आवेश कहाँ की ओर आते हैं? धरती की ओर आ जाते हैं। तो आएंगे तो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, चुपचाप नहीं आएंगे, भैया मैं आ गया देखो, है ना। वो क्या करते हैं? बिजली निकालते हैं, और साथ में क्या निकालते हैं? चिंगारी। तो यही बिजली भी चमकती है, चिंगारी भी दिख रही है, और हमको आवाज भी दिख रही है, ठीक है। इसी तरह से देखो, जब अभी गर्मी का मौसम है, स्वेटर वगैरह या कुछ ऐसा पहन लो, मान लो जो है, तो कभी ऐसे उतारते हो तो चिट-चिट की आवाज आती है? कभी ऐसा महसूस की हो? क्यों आती है यार? है ना। जैसे हम पहनते रहते हैं, ये चलता रहता है, तो इसमें घर्षण होता है। कपड़ों में क्या हो जाता है? घर्षण होता है। घर्षण होने से क्या उत्पन्न होंगे? आवेश उत्पन्न होंगे। और आवेश उत्पन्न होने से क्या होगा यार? जब बहुत मात्रा में आवेश होंगे तो आवेशों का क्या होगा? विसर्जन होगा। विसर्जन होगा तो थोड़ा चिंगारी निकालेंगे और थोड़ा ध्वनि निकालेंगे, तो आपको चिट-चिट की आवाज़ तो सुनाई देती है, चिंगारी भी दिखाई देती है। दिन को नहीं दिखाई देती है चिंगारी। जैसे क्या चंद्रमा नहीं है आज? आसमान में चंद्रमा ना होगा दिन में, पर दिखता है क्या? नहीं दिखता। चंद्रमा भी है लेकिन सूरज के लाइट के कारण वो हमको दिखाई नहीं देता। रात में कपड़े उतारो अंधेरे में तो छोटी छोटी आपको क्या है? चिंगारी भी दिखेगी और आवाज भी दिखेगी। तो जब ये आवेश का विसर्जन होता है तो चिंगारी भी निकलती है और ध्वनि भी निकलती है। तो जब हम ये देखो, ये है शुष्क मौसम में हम स्वेटर उतारते हों, संश्लिष्ट वस्त्र उतारते हों। संश्लिष्ट का वस्त्र का मतलब है जो कपास से न बने हों, नेचुरल तरीके से न बने हों, जो हम लोग बनाते हैं। इनमें जो है नायलॉन मिलाते हैं, टेरिलीन मिलाते हैं, बहुत सारे धागे इसमें सूती के नहीं होते, कुछ ऐसे संश्लेषित धागे भी होते हैं। जब हम ऐसे कपड़ों को उतारते हैं तो चट-चट की आवाज़ सुनाई देती है और चिंगारी आती है, क्योंकि ये क्या है? आवेश का विसर्जन। तो ये जो बिजली गिर रही है ये भी आवेश का विसर्जन है, और जो यहाँ पर हम जो चिट-चिट की आवाज़ सुनेंगे वो भी क्या है? हाँ, आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना। तड़ित का मतलब प्रकाश से है, बिजली से है ना। तो जब मौसम खराब होता है, बरसात होने वाली होती है तो बिजली चमकती है। तो बिजली चमकना किसका उदाहरण है? आवेश के विसर्जन का उदाहरण है, ठीक है। कार का दरवाजा खोलते समय विद्युत के झटके का संवेदन होना। अब ये थोड़ा सा कम अनुभव होगा, जब कार में बैठोगे तो कभी कभी वो जो सीट में हम बैठे रहते हैं और जब हम जमीन में उतरते हैं तो जैसे पैर रखेंगे दरवाजा
पकड़े पकड़े तो हमको थोड़ा सा झटका महसूस होता है। ये कभी कभी, अब तो सुने हो तो अभी पता ना चलेगा, जब खुद करोगे तब पता चलेगा। तो झटका क्यों महसूस होता है? झटका इसलिए महसूस होता है कि जब आप कार में बैठते रहते हो तो सीट में घर्षण होता है, आपके अंदर आवेश शरीर में आ जाता है, और जैसे जमीन में रखे तो आवेश हमारे शरीर से कहाँ जाता है? जमीन में, और हमको कैसा महसूस होता है? झटका महसूस होता है। इसका प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हो कि सामने एक कुर्सी है प्लास्टिक की, उस कुर्सी में एक आदमी को या लड़के को बैठा दो, वो पैर जमीन में न रखे, कुछ लकड़ी अकड़ी रख दो, अब उसमें एक टेरी काट का कपड़ा से उसको बार बार ऐसे 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 क्या करो, झाड़ो। ये वाला प्रैक्टिकल किए हो? करके देखना, ठीक है। बहुत देर तक उसको जल्दी जल्दी झाड़ना, फिर उसके हाथ को ऐसे छूना, आपको झटका महसूस होगा। क्यों महसूस हुआ? कि जब हम ऐसे ऐसे कर रहे थे तो रगड़ उत्पन्न हो रही थी, रगड़ से आवेश उत्पन्न हुआ, आवेश के उत्पन्न होने से क्या हो गया? हमको वो उसका विसर्जन हुआ, हमारे शरीर से होके कहाँ गया? जमीन में गया। तो हमको क्या महसूस होता है? झटके महसूस होते हैं। इसी तरह से मान लो यदि हम बस में चढ़े हुए हैं और बस में सीट में बैठे हुए हैं और कभी कभी हम लोहे की छड़ को पकड़ते हैं तो हमको क्या होता है? थोड़ा सा झटका महसूस होता है, विद्युत के झटके महसूस होते हैं। ये भी क्या होता है? विसर्जन होता है, ठीक है। अब ये हमेशा नहीं होता है। मौसम कैसा होना चाहिए? शुष्क मौसम होना चाहिए, जैसे नमी वाला मौसम ना हो। अभी का जो मौसम है वो कैसा मौसम है? शुष्क है। दूसरा ये है कि जो सीट ईट है वो कैसी होनी चाहिए? टेरी काट की या टेरिलीन की बनी होनी चाहिए या लेदर की होनी चाहिए, तो उसमें ये संभावना होती है, ठीक है। कॉटन वॉटन में नहीं होती। तो ये क्लियर हो गया है ना। अब हम बात करेंगे वैद्युत आवेश, जो हमारा एनसीईआरटी का जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? वैद्युत आवेश, ठीक है। वैसे वैद्युत को ही आवेश बोलते हैं, पर नाम लिख दिए हैं आवेश, तो इसको समझते हैं इसमें क्या है। इसमें जो है, जो ग्रीस देश का निवासी था, है ना, उसका नाम क्या है यार? देख लो, इसमें नाम दिख रहा है, थेल्स, है ना। ने क्या किया? अंबर को ऊनी कपड़े में रगड़ा, और जब अंबर को ऊनी कपड़े में रगड़ा तो अंबर को जमीन में रखा, है ना। तो उसमें बहुत सारी जो घास फूस है उसमें चिपक गई। अब उसको मजा आने लगा यार, वो पहली बार देखा, जैसे छोटे लड़के को आप क्या दे दो? चुंबक दे दो, और चुंबक से लोहा चिपकने लगे तो जगह 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 जाके वो क्या होगा? चिपकाएगा। वो भी पहली बार देखा, हाँ यार इसको मैं रगड़ रहा हूं तो ये तो मजा आ रहा है, उसको चिपक रहा, सबको दिखाने लगा, देखो जादू, ये मैं अंबर रगड़ा किसमें? ऊन में, और फिर यहां रखता हूं, ये चिपकता है, जादू हो गया यार। अब बिना रगड़े दिखाए तो नहीं छपके, ठीक है। अब समझते हैं कि वो क्यों रगड़ रहा था यार, क्या जरूरत थी यार अंबर की और ऊनी कपड़े की। तो जो अंबर होता है ना, एक महंगा रेजिनस पदार्थ है ना। रेजिनस का मतलब चिपचिपा पदार्थ है। जब ये हार्ड हो जाता है तो एक पत्थर जैसे बन जाता है, और ये पत्थर धूप पड़ने पर चमकता है। तो पुराने जमाने में राजाओं के जो मुकुट होते थे ना, तो मुकुट में जो है हीरे जवाहरात और ये अंबर के भी कंकड़ लगाए जाते थे, तो वो चमकता था, है ना। और राजा कितना धनवान है, कितना बलशाली है, उसके मुकुट को देखने से पता चलता था। मुकुट में हीरे लगे हों, जवाहरात लगे हों, नील लगा हो, माणिक लगा हो, महंगे महंगे वो चीज लगे हों, नगीने उसमें कण लगे हों, तो क्या होगा? बहुत धनवान वाला राजा होगा। तो राजाओं के लिए वो अंबर को घिस रहा था मुकुट बनाने के लिए। अब उसके चक्कर में घिसते घिसते वो देखा कि इसमें चिपकने लगा यार ये, ठीक है। तब हम दोनों चीज को समझते हैं कि ये थेल, साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया? थेल्स, और पदार्थ कौन सा था? अंबर, और दूसरा क्या है? ऊनी। तो ऊन तो समझते हो, ऊन कहां से मिलता है? नहीं पता? चलो, ये ऊन मिलता है भेड़ से। किससे मिलता है? भेड़ से। कल मैं दिखा दूंगा वीडियो। भेड़ से क्या करते हैं, जब ठंडे जगह पर जो भेड़ रहती है ना, उसके बाल बहुत जल्दी बड़े होते हैं, है ना। और वजह यह है कि भाई हम तो अपना कंबल अम्बल ओढ़ लिए, कपड़ा बना लिए, तो ऊपर वाले ने उसकी भी व्यवस्था की है, भाई तो कंबल नहीं खरीद सकते, नहीं बना सकते, तो तुम्हारा बाल बढ़ा देते, ठीक है। अब उसका बाल बढ़ा दिए, अब उसको क्या कर रहे हैं? उसको छीले, माने जैसे हमारा जो नाई होता है हमको टकला कर देता है, बाल अलग कर देता है, तो उसको भी टकला करते हैं, ठीक है। और उसको टकलन करने तो मर जाएगी, अभी मैं कल दिखाऊंगा वो वीडियो, है ना। इतना सारा उसके अंदर बाल जमा होता है कि उसके शरीर के वजन से ज्यादा वजन किसका हो जाता है? बाल का, उठ नहीं पाती है। फिर वो बाल को क्या करते हैं? छीलते हैं, निकालते हैं, फिर उसका धागा बनाते हैं, तब क्या बनता है? रेशम बनता है, वो ऊन बनता है, ठीक है। अब बात करता हूं, ये आपको दिख रहा है, ये ऊन हो गया, और ये वाला क्या हो गया? ये अंबर है। अंबर कैसा दिख रहा है? लगभग पीले रंग का, ये रेजिनस पदार्थ होता है। पर होता क्या है इसमें अंबर? मान लो अंबर का एक ऐसा इस तरह का पेड़ होता है, ठीक है। अब इस पेड़ में
कभी कभी आप देखो कि यदि पेड़ को थोड़ा सा काट दो तो क्या होता है, गोंद जैसी चीज निकलता है, चिपचिपा चिपचिपा कुछ पेड़ों में, जैसे बबूल वबूल से गोंद निकलती है, तो इसमें भी ये गोंद जैसे चीज निकलती है। यदि हम इसको कट मार दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, गोंद जैसे चीज निकलेगी, है ना। अब ये जब तक ये गोंद निकलती जाएगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी, और इसको कीड़े भी खाने आते हैं, इसके अंदर कीड़े चिपक के मर जाते हैं और इसके अंदर घुस जाते हैं, तो और महंगा बिकता है ये अंबर। कुछ अंबर होते हैं जैसे ये देख लो, इसी के अंदर ये मकड़ी जैसा दिख रहा है ना, ये अंबर बहुत कीमत वाला होगा। अब ये क्या होगा, ना सड़ेगा ना गलेगा ना कुछ, देखो इसके अंदर इसके कीड़ा, कभी मक्खी घुस जाएगा, कभी सांप घुस गया छोटे वोटे, कहीं इसमें चिपक गए, खाने आते तो चिपक जाते हैं, उसके ऊपर अंबर कवर कर लेता है। अब कोई चीज नष्ट तभी होती जब उसको हवा का संपर्क मिले, पानी का संपर्क मिले, जब कुछ मिलबे ना करेगा तो ऐसे रहा जाएगा। हमको एक अंबर के अंदर बंद कर दो, ऐसे दिखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सालों साल तक सड़ेंगे ना गलेंगे ना कुछ हो, बस हमारा संपर्क किससे ना हो, हवा से ना हो, पानी से ना हो, तो हम ऐसे रह जाएंगे। यही हाल यहां पर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये गोंद होती है, फिर ये गोंद जब सूखती है तो गिर जाती है, गिरने के बाद ये बहते बहते पानी से समुद्र के किनारे चली गई, समुद्र में कई वर्षों तक पड़ी रहेगी। हजारों वर्षों बाद यही जो गोंद है अभी दब रही थी, अब क्या हो जाएगी, पत्थर बन जाएगी, कठोर हो जाएगी। अब ये क्या कहलाएगा, अंबर का कंकड़ कहलाएगा। इस कंकड़ को लोग ये जाते हैं, ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है, ये ब्लास्टिक सागर के किनारे पर ये मिलते हैं अंबर के कंकड़। तो इसी को ढूंढ करके वो क्या कर रहा था, घिस रहा था, और घिसते घिसते देखा कि इसमें ये हल्की वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण आ गया, तो इसको लोगों ने नाम दिया कि भैया ये क्या है, आवेश है, इसके अंदर क्या आ गया, आवेश आ गया, ठीक है। तो रगड़ने से यदि किसी वस्तु में किसी छोटी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवेशित वस्तु बोल देंगे, और उसके अंदर जो आया उसको हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे, ठीक है। तो अंबर तो अब यहाँ नहीं है, ऊन मिल जाएगा, और ऊन नहीं है तो देखो यार ये प्लास्टिक है और ये बाल है, और बाल भी हम इसमें देखोगे बाल शब्द आया नहीं है, इस किताब में बाल शब्द है नहीं, इसके लिए लिखा जाता है फर। ये हमारा क्या है, फर। बिल्ली के ऊपर जो बाल है ना वो भी क्या है, फर, या समूर भी बोलते हैं उनको, हिंदी में समूर और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर। उसमें मैं रगड़ रहा हूं, माने प्लास्टिक को किस में रगड़ रहा हूं, फर में, ठीक है। इसमें रगड़ोगे, इसमें आकर्षित करने का गुण आ गया, मतलब इसके अंदर क्या आ गए, आवेश, और ये वस्तु क्या हो गई, आवेशित, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहां पर। तो सबसे पहले जो है ये घर्षण विद्युत माने घिस करके और विद्युत का पता लगाने, आवेश का पता लगाने का काम किसने किया था, थेल्स ने किया था, ठीक है। किसको किस में रगड़ा था, वो अंबर को किस में रगड़ा था, ऊन में रगड़ा था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम बाद में इसको अंग्रेजी में क्या बोलने लगे, विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी ना बोलते हैं, बोल देते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी हो रही, कौन बोलता है विद्युत, हम लोग अंग्रेज वाले हो गए, थोड़ा सा जल्दी अंग्रेजी सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम कैसे पड़ गया यार, है ना, उसका भी कुछ कारण होता है यार। भाई हम देखें कि जो कहना चाहिए, यदि बुधवार को हुआ तो उसका नाम बुधवारिया रख देते हैं, या बुद्धा रख दिए, लड़का हुआ तो ऐसा, है ना, जैसा दिखता है, कोई किसी का पेट बड़ा तो लदहा रख देते हैं, तो ऐसे करके नाम रखते हैं। तो जैसे जहां से बनता है वैसे उसका नाम हो जाता है, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है। फिलहाल यहाँ का भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है अंबर है, अंबर को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन से उसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है किससे आया है, अंबर से, क्योंकि अंबर को हम क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आजकल जो शुरू कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की होती है, जो हम यहाँ पर स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे ना, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यहाँ स्थिर विद्युत है। फिर है धारा विद्युत, जिसमें आवेश बहेगा वो धारा हो जाएगा, नहीं बहेगा तो स्थिर विद्युत कहला जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के भी कितने पार्ट हो जाएंगे, दो। अभी हम एक दो पार्ट तक हम यही पढ़ेंगे, कौन सी, स्थिर विद्युत वाली। फिर अभी आगे चैप्टर आएगा, एक बार आवेश को हम स्थिर समझ रहे हैं, अगले वाले चैप्टर में उसको बहा देंगे तो धारा विद्युत चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसी भर में नहीं होता, लोग टेस्ट करने लगे कि भाई तुम अंबर को ऊन में रगड़े थे तो ऐसा हो रहा था, हम भी दूसरा ट्राई मारते हैं, ऐसा करके देखते हैं शायद ऐसा हो जाए। कुछ पदार्थ के जोड़ो, जैसे कांच की छड़ है, प्लास्टिक की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, रेशम, ऊन और फर से, अंबर से आपस में रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को
क्या करना चाहिए, आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। वो घास फूस को आकर्षित करता है, सरकंडे को आकर्षित करता है। नया शब्द आ गया भाई, ये सरकंडा क्या है उसको समझाता हूँ। कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो इसमें देखो ये कुछ चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को समझना, ठीक है। अब इसमें आपका आया जो है प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़, एबोनाइट की छड़। ये होती क्या है यार? देखे हो एबोनाइट, प्लास्टिक देखे होगे, कांच की छड़ भी देखे होगे। कांच काहे से बनता है, कभी सोचे हो? रेता से। रेत को जो है क्या करते हैं, पिघला लेते हैं। तो उसमें रेत को जब खूब टेम्परेचर पर पिघलाएंगे, ऐसे नहीं घर जाके बोले हैं सर कि पिघलाना है तो मैं उसमें रखा तो पिघलेगा नहीं, उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। जैसे तापमान उसका होता है लोहे को पिघलाने को 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसको भी 700-800 डिग्री सेल्सियस पर जब पिघलाओगे तो कचड़ा अलग हो जाएगा और चमकीला भाग अलग हो जाएगा। उससे हम क्या बनाते हैं, कांच। अब पिघला हुआ चीज़ है, जिस सांचे में ढालोगे वैसे ढल जाएगा। पतला ढालोगे तो चादर जैसे बन जाएगा, ऐसे कारोगे तो पेन जैसे बन जाएगा, जैसा ढालोगे वैसे बन जाता है। तो ये कांच हो गया, रेत से बनता है। फिर जो प्लास्टिक है, तो जो प्लास्टिक होता है ना, तो हम लोग पेट्रोल डीजल उत्पन्न देखते हैं ना, तो उसका जो कर्रा मटेरियल है पेट्रोल डीजल बनाने का, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, कच्चा पदार्थ। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, इंजन ऑयल बनता है, ये सारा कुछ बनता है। और ये गैस भी जो हम घर में यूज करते हैं वो भी बनती है, एक ही चीज़ से बहुत सारा चीज़। बस अब हम उसको उबालते जाते हैं, जो सबसे हल्का होगा वो गैस बनेगा, थोड़ा कम हल्का होगा तो उसकी भाप को इकट्ठा करेंगे तो पेट्रोल बनेगा। 8वीं पढ़े होगे। फिर जो और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो भाप उसको इकट्ठा करेंगे तो केरोसिन बनेगा। इस तरह से सारी चीज़ें बनती हैं। तो लास्ट में डामर भी बनता है। डामर के बाद भी जो कचरा बच गया नीचे, वो क्या है, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक जो है पेट्रोलियम से बनता है, ठीक। फिर उसका हम कलर चढ़ा करके नीला पीला गुलाबी जैसा मन पड़ा वैसे बना लेते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये हो गया, ये कांच की छड़ है और ये वाला क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या है, ऊन। ऊन किससे, अभी मैं बताया किससे मिलता है, भेड़ के। भेड़ के बालों को हम साफ करते हैं, उसको धागा बनाते हैं तो क्या बनता है, ऊन। और ये क्या है, फर। फर माने बाल। और किसके बाल, जानवरों के, इंसानों के, सब ये बाल क्या है। और बाल कैसे वाले, मुलायम वाले। जैसे अब घोड़े की पूंछ में जाओगे तो यार कड़ा कड़ा बाल होता है तो उसको फर नहीं कहेंगे, ठीक है। अब उसके बिल्ली के ऊपर छुओगे तो वो क्या हो जाएगा, मुलायम रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फर है। इसी को क्या बोलते हैं, समूर। और ये घास फूस जो है, ये क्या कहलाए, घास फूस। घास फूस का मतलब है यह कि यार जब घास बढ़िया धूप लग जाए, सूख जाए, तो उसको हम फिर घास फूस बोलने लगते हैं, है ना। घास का फूस हो गया, थोड़ा थोड़ा हल्का बन गया, ठीक है। और ये है सरकंडा। अब ये सरकंडा क्या होता है यार, है ना। तो जो किसी पेड़ का तना हो, मुलायम तना, जैसे मान के चलो कि केले का जो तना होता है, तो तना के बीच में जो गूदा होता है, उस गूदे की यदि हम छोटी छोटी सुखा लें, बाल जैसे बना लें, गेंद जैसे बना लें, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, पिठबाल से या सरकंडे की बाल है। तो सरकंडा का मतलब यही है, जो बीच का हिस्सा होता है तना का मुलायम वाला, उसको हम जब गोल गोल बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरकंडे की बाल। छोटे छोटे पौधों के, मुलायम पौधों के, ठीक है। फिर ये है एबोनाइट। एबोनाइट और प्लास्टिक एक जैसे दिखता है ना। पता न चल पाएगा कि कौन सा एबोनाइट है कौन सा प्लास्टिक है। जैसे बाजार में जाओगे तो दूध मिलता है, बोलते हैं जब लेने गए, भैया ये वाला पैकेट जो है आपको 70 रुपये मिलेगा, फिर ये वाला पैकेट 50 रुपया मिलता है। तो कैसे जानोगे कौन सा गाय भैंस का एनिमल वाला है और कौन सा जो है वो उसका प्लांट वाला है। क्योंकि सोयाबीन से भी बनाते हैं दूध को, आपको पता न चलेगा, खाने में वही रहेगा, टेस्ट में वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा, आपको पता न चलेगा, है ना। तो उसमें लिखा रहता है सोया मिल्क, दिखने में एक जैसा, पर उनका जो नेचर है वो सब बनने का तरीका कैसा होता है, अलग अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें एक जैसे होती हैं। जैसे मान लो शक्कर है, अब पीस के रख दो, और नमक है उसको भी पीस के रख दो, अब देखोगे यार पहचानो इसमें कौन है शक्कर, दोनों तो सफ़ेद है सफ़ेद है, टेस्ट करना पड़ेगा तो पता चलेगा, है ना। ऐसे यहाँ पर भी है, ये जो एबोनाइट होता है ना, ये रबर के पेड़ से बनता है। रबर का पेड़ होता है एक, है ना, उसको भी मैं कल दिखाऊंगा। तो कुछ नई नई चीज़ें अभी शायद सुनने में आ रही हैं, तुम लोग नहीं जान पा रहे हो, पर देखो यहाँ रबर का पेड़ है, ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ
कि मान के चलते हैं ये हमारे पास एक रबर का पेड़ है, इसमें पहले ऐसे कट कर देते हैं, इसमें कट कर देते हैं तो इसमें दूध जैसे पदार्थ बह करके निकलता है पतला पतला, फिर एक मटके में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, फिर जैसे मान के चलो जब हम दूध से पनीर बनाते हैं तो इसमें खटाई डालते हैं, है ना, तो उसका क्या हो जाता है, पानी पानी अलग, और जो ठोस वाला भाग होता है वो भी क्या होता है, अलग। तो ये पेड़ से रबर जैसे निकलता है, पहले गीला गीला रहता है, पानी और रबर दोनों मिक्स रहता है, फिर हम इसमें एस्टिक अम्ल डालते हैं तो पानी अलग हो जाता है, ठोस वाला भाग बच जाता है, वो सफ़ेद रहता है। जो हम लोग मिटाते हैं ना, वो कच्ची रबर है, इससे बनी हुई है। ठीक है, फिर उसमें हम कुछ कलर मिला लिए और सल्फर मिला करके उसको हार्ड कर देते हैं, और हार्ड करने के बाद फिर हम चाहे वो कंघा बनाएं, चाहे पेन का वो बनाएं, वो भी ये क्या है, सब एबोनाइट है ना। तो बोले कि एबोनाइट क्या है, बड़ी चीज हो गया, घर में जो कंघा है वो भी एबोनाइट है। पर हो सकता है ये कंघा प्लास्टिक का भी हो, क्योंकि दिखने में तो एक जैसे रहता है ना। बनाने वाले को पता है यार कि कैसा है, उसमें लिख के कंपनी वाला देगा कि ये है ऐसा। ठीक है, तो एबोनाइट किससे बनता है, एक रबर के पेड़ से बनता है। ठीक, तो ये सारी चीजें समझ गए। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। तो कांच समझ लिए, रेत से बन रहा है, ये प्लास्टिक समझ लेते हैं, ये पेट्रोलियम वाले पदार्थ से बनता है, यहाँ पर ये ऊन है जो भेड़ से बनता है, ये फर है, ये जानवरों के मुलायम बाल होते हैं, और ये क्या है, घास फूस है। जब घास या पतली चीज़ें जो पौधे होते हैं सूख जाते हैं तो जो हल्के हल्के बचते हैं उनको घास फूस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सरकंडे की गेंद। इसको हम बनाते हैं कि जब कोई मुलायम तना हो तो बीच का भाग हम अंदर का भाग जो है उसको निकाल करके या गोली बना लेते हैं, तो उसको हम सरकंडे की बाल कहते हैं। ये एबोनाइट है, ये पेट्रोल उससे बनता है, रबर से, रबर के पेड़ से बनता है। ठीक है, और ये कंघा है, ये कंघा एबोनाइट का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसमें देख सकते हो कि यदि कंघे को हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद ये कागज के टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है, मतलब कंघा क्या हो गया, आवेशित हो गया।